Okay, hello everyone. Hello dear student. Welcome Sanskriti Public School, a learning platform. Guys, first of all, you know that कोरोना वायरस से पूरे वर्ल्ड लॉकडाउन है और कोरोना के कारण ही अभी सारे स्कूल बंद भी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे प्यारे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए और इस समय अपने स्टडी का कैसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि इस क्रिटिकल कंडीशन में हमें ही इसे हैंडल करना है। सीरियस मामला है, बट ज़्यादा पैनिक नहीं लेना है, खुद का ख्याल रखना है, प्रिकॉशन लेते रहना है। ये जो टाइम मिला है, हमें इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। 11th क्लास में जो वीक पॉइंट रहा हो उसे स्ट्रॉन्ग करना है और 12th के सिलेबस को प्लानिंग के साथ अपने स्टडी को कवर करना है, ताकि आप अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। इसी क्रम में मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है, योर माइंड इज़ ए पावरफुल थिंग्स व्हेन यू फील it with the thought and knowledge, definitely your life will start to change. So ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। वी नो दैट सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का एक पहला ही चैप्टर है और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिलेबस बताया था, लेकिन हम सिलेबस आपको पता होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन भी होगा। सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो पहला है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के सॉलिड, लिक्विड और गैस सॉल्यूशन होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सेकंड आता है कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए ढेर सारे टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, जो इस सॉल्यूशन का बहुत ही बेसिक पैटर्न है जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपको जानना होगा सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी भी दो टाइप को आपको जानना होगा, सॉलिड का लिक्विड के साथ एंड सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कि गैस की सॉल्बिलिटी लिक्विड के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम लोग हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके क्या फैक्टर अफेक्टिंग होंगी, उसके क्या रूल होते हैं, जैसे हेनरी लॉ है, उस हेनरी लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी जानना होगा। इसके बाद आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वेपर प्रेशर से ही हम लोग राउल्ट्स लॉ को डिफाइन करते हैं और उसी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन करते हैं। और आइडियल सॉल्यूशन के अलावा जो सॉल्यूशन होता है इट इज़ कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी क्लासीफाइड किया जाता है दो पार्ट में, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशन। एक होता है एजोट्रॉपिक एंड कांस्टेंट पॉलिंग मिक्सर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से जो हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है वो है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी 4 टाइप के होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम लोग डेल्टा टीएफ के नाम से भी जानते हैं, देन थर्ड एंड लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे पाई से डिनोट करते हैं। देन टॉपिक है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्या रीज़न है कि हमारा
ये सारे प्रॉपर्टीज़ जब हम कोई सॉल्ट लेते हैं तो उनकी जो थियोरेटिकल वैल्यू है उससे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है। उसी एबनॉर्मलिटी को दूर करने के लिए वन हाफ फैक्टर आया और उस वन हाफ फैक्टर से ही हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाइड करते हैं। इस तरीके से देखा जाए हम लोग ने इस पूरी सिलेबस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया और जाना। देन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का पहला जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे बच्चों को अंदर ये कन्फ्यूजन होता है कि सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ ए homogeneous mixture of two or more component। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि सर ये होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, क्योंकि अगर एग्जांपल में लें तो अगर हमने सॉल्ट ले लिया NaCl को अगर मैंने वाटर में डिजॉल्व किया, ये मिलकर क्या बनाएगा? सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, तो आखिर ये होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है ये भी जान लें। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इनके बारे में कहा जाता है कि वो सिंगल फेज सिस्टम होता है। क्या होते हैं? सिंगल फेज सिस्टम। इस सिंगल फेज सिस्टम क्या है? पहले फेज जान ले। फेज क्या होता है? एक तरीके से वो मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट होते हैं। तो सिंगल फेज सिस्टम को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई दो कंपोनेंट से हमारा अगर सॉल्यूशन बना हो, उसको हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन होमोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस का एक पार्ट हमने ये जाना कि डू नॉट आइडेंटिफाइड or do not identify the component। जैसे हमारे जितने भी गैस के मिक्सर होते हैं, मिक्सर ऑफ गैस, वो सारे के सारे क्या होते हैं? होमोजीनियस ही होते हैं, क्योंकि इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा होमोजीनियस का बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। लेकिन अगर मैं बात कहूँ मिक्सर ऑफ लिक्विड, तो वो क्या हो सकते हैं? अगर हम अल्कोहल को वाटर में मिक्स करें, या हम मिल्क की बात करें, प्रोटीन एंड वाटर, जो एमिनो एसिड हमारे मिल्क में होते हैं, तो वो या तो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, मे बी होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब हम जानिए हेट्रोजीनियस क्या होता है। हेट्रोजीनियस के से डिफरेंट होमोजीनियस ही है। इसमें क्या होता है कि मोर देन वन फेज सिस्टम, मोर देन वन फेज सिस्टम। इसके एग्जांपल ऐसे आप समझे, जितने भी हमारे मिक्सर ऑफ सॉलिड होते हैं, मिक्सर ऑफ सॉलिड, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस ही तो होते हैं। जैसे हमारे एलॉय हैं, एलॉय में हम दोनों जो भी मेटल हैं उनको हम लोग बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस होते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ओके, अब देखो अगर हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट की बात करें, तो
तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। अगर मैंने बाइनरी सिस्टम ले लिया तो एक होता है हमारा सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट में क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट होता है। क्या होता है, स्मॉलर अमाउंट, जिसकी क्वांटिटी कम होती है। और सॉल्वेंट में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि लार्जर अमाउंट होगा, लार्जर अमाउंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन की फाइनल फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता हो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे अगर हमने शुगर को वाटर में डिजॉल्व किया तो आखिर में फिजिकल स्टेट वाटर का ही दिखाई देता है, इसलिए हमारा वाटर यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, 20% हमारा अल्कोहल है और 80% हमने वाटर में मिक्स किया और मैंने क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। उस कंडीशन में हम लोग अल्कोहल को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और वाटर को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा कर दें, अब हम 20% वाटर ले लें और 80% क्या ले लें, अल्कोहल, और फिर हम सॉल्यूशन बनाएं, तो इसमें हमारा अब वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो गया, यहाँ पे सॉल्वेंट अल्कोहल हो जाएगा। ओके, तो हम परसेंटेज के बेसिस पे भी बता सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर 50% हो, फिर 50% वाटर को मैंने 50% अल्कोहल में डिजॉल्व कर दिया और क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि अधिकतर आप लोग बोलोगे कि सर वाटर ही हमारा सॉल्वेंट होगा। तो इस कंडीशन में ये बात सही है कि हमारा वाटर सॉल्वेंट होगा और यहाँ पे अल्कोहल सॉल्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो सॉल्यूट होगा। तो ये जो पॉइंट है सॉल्यूट सॉल्वेंट के जानने का, वो कोई हार्डली फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सिंपल से थॉट से हम लोग सॉल्यूशन का सॉल्यूट सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कि अगर 2 कंपोनेंट है तो बाइनरी होगा, अगर 3 कंपोनेंट होंगे तो उसको टर्सरी सॉल्यूशन बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इट मीन्स ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अगर मान लो टाइप ऑफ बाइनरी, अगर हमने बाइनरी सॉल्यूशन ले लिया तो कितने टाइप के हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इसका रूल ये होता है कि अगर हमारा अब सपोज दैट इस हमने 3 लिया, 3 का फैक्टर लेते हैं हम लोग हैं, तो 2 कंपोनेंट है तो 3 का अगर स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स। इसके 9 टाइम्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मान लो हमने टर्सरी सॉल्यूशन ले लिया तो हमारे कितने टोटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 3 का पावर 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें 3 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। पहला बनता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें भी 3 कंपोनेंट बनेंगे। जैसे मान लो सॉलिड का सॉलिड के साथ, जैसे हमारे जितने भी एलाय होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड का सॉलिड के साथ अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो ये भी हमारा सॉलिड सॉल्यूशन होता है। जैसे हमारा अमलगम सोडियम का मरकरी के साथ मिक्स किया तो सोडियम हमारा जो होगा
एक तरीके से सॉलिड है, मरकरी हमारा क्या है, लिक्विड है। तो ये हमारा अमलगम भी एक तरीके से सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। तीसरा होता है गैस का सॉलिड के साथ कॉम्बिनेशन, उसको भी हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे हमारे जितने भी गैस हैं वो सारे के सारे मिनरल में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, गैस इन मिनरल। तो ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में हमारा क्या आएगा, हमने सॉलिड सॉल्यूशन तो बता दिया। अब दूसरा आता है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन भी 3 टाइप के होंगे। जैसे अभी मैंने सॉलिड सॉल्यूशन का 3 टाइप बताया, वैसे इसका भी होगा। जैसे सॉलिड का लिक्विड के साथ मिक्सर, ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है। अगर हम सॉलिड के लिक्विड के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमने शुगर ले लिया और शुगर को हमने क्या किया, वाटर में डिजॉल्व कर दिया। सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर दिया। ये भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारा शुगर क्या है, सॉलिड के फॉर्म में है, वाटर क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है। एक होता है लिक्विड का लिक्विड के साथ, जैसे हमारा मिल्क, मिल्क भी हमारा एक लिक्विड सॉल्यूशन ही तो हुआ। एक होता है हमारा गैस का लिक्विड के साथ, इसका एग्जांपल जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, उसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया, ये भी एग्जांपल हो सकता है। हमने अमोनिया ले लिया, उसको भी हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, ये भी हमारा क्या हो गया, एक लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। एक थर्ड आता है गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे सॉलिड का गैस के साथ। अब सॉलिड का गैस के साथ क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो हमने आयोडीन ले लिया, आयोडीन हमारे एक सॉलिड के फॉर्म में होता है इन एयर, ये भी हमारा क्या है, एक गैस सॉल्यूशन है। दूसरा लिक्विड का गैस के साथ। अब लिक्विड के साथ क्या हो सकता है, जैसे हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया, CaCl3 वेपर इन नाइट्रोजन। अब देखो, अब हमने क्या किया, इस क्लोरोफॉर्म जो कि लिक्विड का फॉर्म में होता है उसको हमने गैस में क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया। ये भी एक हमारा गैस का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है। एक आता है गैस का गैस, जैसे हमारा एयर, ये भी हमारा क्या है, गैस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन को लर्न किया। अगर आपने देखा होगा कि हमारा जो बाइनरी सिस्टम में 9 कॉम्बिनेशन टाइप बन सकते हैं, तो सॉलिड सॉल्यूशन के 3 बने, हमारे लिक्विड सॉल्यूशन के 3 बने और गैस सॉल्यूशन के भी 3 बने। तो अगर तीनों को ऐड करोगे तो 9 कॉम्बिनेशन टाइप बन सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन को भी देख लिया। अब हम लोग किसकी बारी है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में तो डेफिनेटली से बात है कि इसमें हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग सॉल्यूशन को डिनोट करने के लिए, सॉल्यूशन को डिनोट करने के लिए, सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनाते हैं। और उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग ऐसे डिफाइन करें, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अगर इजीली हमको डिफाइन करना हो, उसको हम 2 तरीके से कैटेगराइज करेंगे। पहले कैटेगराइज को हम इस तरीके से मान लें, ये ग्रुप ए है, ये क्या है, ग्रुप बी। अब मैंने इसलिए कैटेगराइज किया क्योंकि इसमें हम लोग कुछ रिलेशन लेंगे। जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम रिलेटेड, और इसको मैंने क्या ले लिया, मास रिलेटेड। ओके। तो अब वॉल्यूम्स रिलेटेड वाले कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो सकते हैं, जैसे पहला हमारा है,
परसेंटेज बाय वॉल्यूम, नाम सुना होगा, आपने क्लास 11 भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये भी हमारे एक वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। एक होता है सेकंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वो भी मैंने आप लोग को बताया भी था। थर्ड होते हैं हमारा मोलरिटी। मोलरिटी में भी हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चौथा होता है हमारा नॉर्मलिटी। ये भी हमारे क्या होते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड सॉल्यूशन होते हैं। इनकी खास बात ये होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर के साथ ये वेरी करते हैं। अगर हम मास से रिलेटेड की बात करें तो इसका पहला आता है परसेंटेज बाय मास। मास के नाम से ही है कि परसेंटेज बाय मास हमारा भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। फिर हमारा मोल फ्रैक्शन आ जाता है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम लोग जाइज से डिनोट करते हैं। इसमें भी हम लोग मोल का ही कंसेप्ट लेते हैं, मोल मास से रिलेटेड होता है। अगर और भी अगर ऐड करना चाहो तो हमारी पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी हमारा क्या होता है, मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं। लेकिन इसके बाद ये खास बात ये होती है, ये टेम्परेचर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर के, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करें कि कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ईजिली, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने आपको बता भी चुका हूँ। जैसे अगर हमने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिया, या परसेंटेज वेट बाय वेट लिया, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट लिया, हमने परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान देना, जब भी स्टेटमेंट ऐसा आता है तो जो लास्ट वाले जो टर्म होते हैं, वो हमेशा 100 के फॉर्म में होते हैं। जैसे अगर वॉल्यूम है तो वो 100 क्या हो जाएंगे, ml हो जाएगा। अगर ये बाई वेट बाद में आता है, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएंगे। और जो स्टार्टिंग में आता है, वो हमेशा सॉल्यूट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, ऑलवेज सॉल्यूट। ये किसको डिनोट करेंगे, सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं। ये पहचानने का अच्छा आसान तरीका होता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे अगर मैंने बोला कि 10% वेट पर वॉल्यूम इनिशियल सॉल्यूशन, इससे क्या मतलब निकलता है बताएं। तो अगर आपको पता भी होगा तो आप बताएंगे भी कि सर 10 ग्राम ऑफ NaCl dissolve in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये निकला, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके भी सारे फार्मूले हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। जो इम्पोर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन टर्म का, वो हम आपको बताते जा रहे हैं। अगर हम बात करें मोलरिटी की, मोलरिटी जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसके बारे में जानें। ये बहुत आसान है कि द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला ही राइट कर देते हैं। मोलरिटी इक्वल टू क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में ही।
अगर इसको हम ml में करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ध्यान देना, हमेशा हम लोग सॉल्यूट को B मानेंगे और सॉल्वेंट को क्या मानेंगे, हम लोग हमेशा A मान के चलेंगे। जो मैं भी जो सीरीज बनाऊंगा सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्यूट को B मानेंगे और सॉल्वेंट को E मानकर हम लोग चलेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट को हम ऐसे ले सकते हैं NB अपॉन वॉल्यूम ml के साथ। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि मैंने इसको ml में ले लिया, ठीक है। अब ये तो बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है जो आपको पहले भी पता होगा, ठीक है। अब क्या होता है, अगर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मिली मोल पे आते हैं, ठीक है, तो मिली मोल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी राइट किया जा सकता है, मोलरिटी इक्वल टू मिली मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जब इसको हम ml में लेते हैं तो वही हमारा मोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिली मोल में हो जाता है। एक और भी जो फार्मूले होते हैं जो बार बार यूज होता है, मैंने देखा है, जैसे डेंसिटी का फॉर्म में दे दिया हो, परसेंटेज ऑफ वेट के फॉर्म में दिया हो, तो कैसे करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है जिसको आपको याद करना होगा, परसेंटेज वेट अपॉन वॉल्यूम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक ये होता है, एक होता है 10 इंटू परसेंटेज मास वन मास इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला हो गया जो आप बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मोल फ्रैक्शन। यहाँ मोलालिटी देख लेते हो, मोलालिटी ये स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जो मोलालिटी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। उसको कैपिटल M से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसको वैसे लिख सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। अगर इसी को अगर हम ग्राम में लेना चाहें तो हो सकता है, इसको मैंने NP लिया, WA ग्राम में, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम मोलालिटी को हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन हुआ, हमारा नॉर्मेलिटी हुई, तो उसको हम लोग डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो यूज होने वाली चीज़ें इसको देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लो A और B दो कंपोनेंट है और एक मिक्सर बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे लिखना हो मोल ऑफ A, क्या लिखोगे Na। अगर लिखना हो मोल ऑफ B, क्या लिखेंगे आप, NB। अगर मुझे लिखना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ A तो XA। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B लिखना हो तो XB लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो
मुझे एक्स ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या होता है, रेशियो होता है मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। अगर मुझे एक्स बी का निकालना हो तो मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें मैंने पहले भी बताया हुआ था। और हमेशा ध्यान देना कि दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म थे जो आपको जानना जरूरी था, और इनसे रिलेटेड भी आप इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं, शायद आपको इससे हेल्प मिलेगा। और अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।